उसके आगे से निकलेगा सुसुप्त ज्वालामुखी, डोरमेंट वोल्केनो। बताइए डोरमेंट किसको कहते हैं? सुसुप्त ज्वालामुखी किसे कहा जाता है? ऐसे वोल्केनो जिसमें काफी समय से शांत रहने के बाद अचानक सडनली कभी भी विस्फोट हो जाए उसे बोलते हैं डोरमेंट। तो नीचे इसके ट्रिक लिखिएगा, बम फ्यूज हो गया। ये एग्जांपल है डोरमेंट का, बम फ्यूज हो गया, फ्यूज हो गया। बम फ्यूज हो गया। अब एक को डिफाइन करना, व के सामने या व के सामने लिखिएगा विसुवियस, विसुवियस। विसुवियस और विसुवियस के सामने लिखिएगा इटली, विसुवियस के सामने इटली। इटली से क्वेश्चन बताए थे कि इटली की कैपिटल रोम किस नदी के तट पर है? टाइगर नदी के किनारे। नेक्स्ट लिखिएगा, म के सामने मेयान ज्वालामुखी, म के सामने मेयान, मेयान ज्वालामुखी। ये है फिलीपींस में, मेयान के सामने लिखिएगा फिलीपींस। फिलीपींस की राजधानी मनीला, मनीला। और यहाँ कौन सा हेडक्वार्टर है मनीला में? अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, ठीक है। और राष्ट्रीय चावल पूछेगा तो कटक उड़ीसा में है। आगे लिखिएगा, फ्यूज के सामने फ्यूजियामा, फ्यूज के सामने फ्यूजियामा, फ्यूजियामा। फ्यूजियामा के सामने लिखिएगा जापान, जापान। और हो गया तो सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए था। और नीचे एक दो क्वेश्चन और लिख लीजिएगा उसी में, ये भी डोरमेंट वोल्केनो ही है। क्राकाटोआ, क्राकाटोआ, क्राकाटोआ ये इंडोनेशिया में है। क्राकाटोआ इंडोनेशिया में है, ये भी सुसुप्त ही है। और एक क्वेश्चन लिखिएगा, भारत में एकमात्र सुसुप्त ज्वालामुखी, सिंगल डोरमेंट वोल्केनो इन इंडिया। भारत में एकमात्र सुसुप्त ज्वालामुखी, सिंगल डोरमेंट इन इंडिया, सिंगल डोरमेंट वोल्केनो इन इंडिया। क्या नाम है उसका? नाम है नारकोंडम। देखिएगा नारकोंडम, नारकोंडम अंडमान निकोबार में है, अंडमान निकोबार में है। ओके, तीसरा लिखिएगा, एक्सटिंक्ट वोल्केनो, शांत ज्वालामुखी, एक्सटिंक्ट वोल्केनो, शांत ज्वालामुखी, एक्सटिंक्ट वोल्केनो, शांत ज्वालामुखी, हाँ शांत ज्वालामुखी लिखिएगा, एक्सटिंक्ट वोल्केनो। और इसकी ट्रिक लिखिएगा, पापा देवकी को शांत करो, पापा देवकी को शांत करो। ये सारे एक्सटिंक्ट वोल्केनो हैं, शांत ज्वालामुखी। पापा देवकी को शांत करो। अब एक को डिफाइन करना, पापा के सामने लिखना पोपा, पोपा वोल्केनो, पोपा ज्वालामुखी। पापा के सामने पोपा, पोपा के सामने लिखना म्यांमार। ये कहाँ पे है? म्यांमार। पोपा वोल्केनो कहाँ है? म्यांमार। म्यांमार की राजधानी क्या है? बर्मा का ही नाम बेटा म्यांमार हो गया। नेक्स्ट, म्यांमार की कैपिटल
म्यांमार की राजधानी। नेक्स्ट, उलानबटोर मंगोलिया की राजधानी। नापीडा या नेपैताओ। म्यांमार की राजधानी क्या है? नेपैताओ या नेपिडो। ठीक है। अगर पूछेगा कि भारत से म्यांमार किस पर्वत से अलग होता है, किस माउंटेन के द्वारा भारत और म्यांमार अलग हो जाता है, उसका नाम है अराकान योमा। अराकान योमा। अगर पूछेगा म्यांमार की करेंसी का नाम क्या है, म्यांमार की मुद्रा कौन सी है, म्यांमार की करेंसी का नाम है क्यात। क्या नाम है? क्यात। अगर पूछेगा विश्व की सबसे महंगी क्रिप्टो करेंसी किस देश ने जारी की है, अभी हाल में ही 10 लाख का नोट, आवाज नहीं, किसने जारी? वेनेजुएला। ये विश्व का पहला ऐसा देश जिसने 10 लाख रुपए की नोट जारी किया है, तो वेनेजुएला है। और मैंने पूछा कि विश्व की सबसे महंगी क्रिप्टो करेंसी किस देश ने जारी की और क्या नाम है उसका। मैंने कहा ना कि जिस तरह मैं जा रहा हूं मुझे जाने दिया करो। उसका नाम है टेदर। क्या नाम है? टेदर। और म्यांमार ने लागू किया है इसको, म्यांमार ने शुरू किया है। तो अगर पूछेगा विश्व की सबसे महंगी क्रिप्टो करेंसी किस देश ने जारी किया है, तो म्यांमार ने, और उस क्रिप्टो करेंसी का नाम क्या है? टेदर। और म्यांमार की जो मुद्रा है, करेंसी, वो क्या है? क्या? ये 4 से 5 क्वेश्चन म्यांमार से जुड़े, ऐसे नोट लिख लेना। पोपा ज्वालामुखी कहाँ है? म्यांमार में। म्यांमार की राजधानी है नेपिडा या नेपैताओ। नेपिडा या नेपैताओ। ऐसे नोट चारों क्वेश्चन लिखेगा। करेंसी मतलब मुद्रा, करेंसी लिखिएगा क्यात, मुद्रा इसकी क्यात है, क्यात। और नोट में एक क्वेश्चन लिखना, विश्व की सबसे महंगी क्रिप्टो करेंसी, विश्व की सबसे महंगी क्रिप्टो करेंसी म्यांमार ने जारी किया है, उसका नाम है टेदर। विश्व की सबसे महंगी क्रिप्टो करेंसी टेदर, आगे डैश देखिए म्यांमार। हो गया? अब लिखिएगा क्या लिखेंगे? पापा देवकी को शांत करो, तो पापा से हो गया पोपा। देव के सामने लिखिएगा देवबंद। देव के सामने देवबंद ज्वालामुखी, देवबंद, देवबंद। और ये है ईरान में, ईरान में। देवबंद कहाँ है? ईरान में। ईरान की राजधानी तेहरान। और ईरान की करेंसी तोमान, अभी हाल में ही चेंज हो गई है। तो ईरान के सामने उसकी राजधानी तेहरान पता है, और करेंसी मुद्रा लिखिएगा तोमान। तोमान करेंसी इसकी है, तोमान। सबसे महंगी क्रिप्टो करेंसी, सबसे महंगा अगर देखा जाए, मुझे लगता है कि वहां का है कुवैत का, कुवैती दिनार। सबसे महंगी जो वो है वो कुवैती दिनार है। ये क्रिप्टो करेंसी जो ऑनलाइन होती है, इसको आप छू नहीं सकते। ठीक है। ईरान का पुराना नाम क्या था? ईरान का प्राचीन नाम क्या था? पर्शिया। और ईरान का नेपोलियन किसे कहते हैं? नादिर शाह क्या लूट के ले गए थे यहाँ से? शांत रहो। मयूर सिंहासन किसने बनवाया था? जितने बादशाह हैं सबका नाम पर्टिकुलर लो, कोई ना कोई तो पूछेगा। कौन बताओ? एक ऑप्शन है। किसने बनाया? शाहजहां ने बनाया था। किसने? इसको डिजाइन किसने किया था?
आर्किटेक्चर होता है ना, तो इस सिंहासन का डिजाइनर कौन था? बादल खां। तो जब हिस्ट्री पढ़ाएंगे तो उसको वहां लिखवा लेंगे। तो एक क्वेश्चन बस लिख लेना कि ईरान की करेंसी है तोमान और इसका प्राचीन नाम था पर्शिया। पर्शिया, ईरान का पुराना नाम पर्शिया। पर्शिया ऐसे, पर्शिया। फिर की के सामने लिखिएगा किलमंजारो। की के सामने किलमंजारो। किलमंजारो यह है तंजानिया में, तंजानिया, और इसकी राजधानी है डोडोमा। लिखिएगा डोडोमा ब्रैकेट में, राजधानी इसकी है डोडोमा। और एक प्रश्न पूछता है कि अफ्रीका का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन है? तो किलमंजारो है, जिसको भी हाल में किसी भारतीय ने 16-17 साल की लड़की थी जिसने किलमंजारो पर फतेह हासिल किया है। ठीक है, आगे लिखिएगा पापा देवकी को के सामने कोह सुल्तान। को के सामने कोह सुल्तान। कोह सुल्तान ये भी ईरान में है। और दो नाम और हैं, उसको लिख लीजिएगा, जो ट्रिक में नहीं लिखना लिखिएगा चिम्बराजो। चिम्बराजो शांत करो सेंटेंस को पूरा करने के लिए, बस शांत ज्वालामुखी, मतलब जितना कुछ आपने लिखा वो सब शांत ज्वालामुखी। चिम्बराजो, चिम्बराजो के सामने लिखिएगा हवाई द्वीप, हवाई आइलैंड, हवाई द्वीप। और एक लिखिएगा एकांक गुआ, एकांक गुआ। एकांक गुआ, इसके सामने इंडीज पर्वत साउथ अमेरिका। एकांक गुआ के सामने एंडीज माउंटेन, एंडीज पर्वत, एंडीज पर्वत साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। तो इस तरह से ये 3 टाइप्स के वोल्केनो आपने पढ़ा। ज्वालामुखी कितने प्रकार के हैं? 3, सक्रिय, सुषुप्त और शांत। तो सबके एग्जांपल हो गए, और कौन ज्वालामुखी कहाँ स्थित है ये भी क्लियर हो गया। अब कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन बोल रहा हूँ, एक एक करके लिखिएगा। देखिएगा मोस्ट एक्टिव वोल्केनो इन द वर्ल्ड, विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी। मोस्ट एक्टिव वोल्केनो इन द वर्ल्ड, विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी किलायू, किलायू हवाई द्वीप पर है। नेक्स्ट, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी, हाईएस्ट वोल्केनो इन द वर्ल्ड। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी ओजस डेल सालाडो, उसका नाम है ओजस डेल सालाडो, ओजस डेल सालाडो। सामने लिखिएगा अर्जेंटीना, अर्जेंटीना डैश चिली। ये किस देश की सीमा पर है? तो अर्जेंटीना कामा चिली, अर्जेंटीना और चिली के बीच में है, ये बाउंड्री पर है, सिचुएटेड बिटवीन अर्जेंटीना एंड चिली। अर्जेंटीना की कैपिटल इधर, अर्जेंटीना की राजधानी ओपन, स्टॉकहोम की राजधानी क्या है? क्या ओपन, ब्यूनस आयर्स, और चिली की सेंटियागो। ठीक है, तो अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनस आयर्स और चिली की राजधानी है सेंटियागो। और
अर्जेंटीना विश्व का 8वां सबसे बड़ा देश है, ठीक है, 8th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। अगर पूछेगा विश्व का 8वां सबसे बड़ा देश कौन है, तो अर्जेंटीना। उसको अभी लिखो नहीं, अभी एक चैप्टर पढ़ाएंगे तो आगे हम लिखवा देंगे। चलिए आगे लिखिएगा। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत, हाईएस्ट वॉल्केनिक माउंटेन इन द वर्ल्ड, हाईएस्ट वॉल्केनिक माउंटेन इन द वर्ल्ड। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत, सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत। तो ये दो प्रश्न है, एक में पूछा कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन है, तो ओजस डेल सालाडो, और विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन है, मतलब वॉल्केनिक एरप्शन से निकलने वाले लावा से बनने वाला वो ऐसा पर्वत कौन है जो दुनिया का सबसे ऊंचा है, तो कहेंगे कोटोपैक्सी। ये कोटोपैक्सी, जैसे वॉल्केनिक एरप्शन जब होगा तो उससे लावा निकलेगा, और लावा जमने के बाद स्ट्रक्चर का रूप लेगा, कुछ या तो प्लेटो बनेगा तो पर्वत बनेगा। तो जब प्रश्न पूछेगा दुनिया का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन है, आंसर में, तो हम कहेंगे ओजस डेल सालाडो, जो सबसे ऊपर है, ठीक है। लेकिन दुनिया का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत, मतलब वॉल्केनिक एरप्शन से निकलने वाले लावा से बना हुआ पर्वत, ओजस डेल सालाडो से कोई ऐसा पर्वत नहीं बना। आंसर में हो सकता है वो ऐसे फ्लैट हो गया या प्लेट्यू बना हो, लेकिन ये काफी ऊंचा जम गया तो ये पर्वत बन गया। तो दुनिया का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत जो है वो कोटोपैक्सी है, इक्वाडोर में है ये। कहां पे? इक्वाडोर, इक्वाडोर, साउथ अमेरिका, इक्वाडोर साउथ अमेरिका। लिखिएगा, विश्व का सबसे ऊंचा शांत ज्वालामुखी, हाईएस्ट एक्सटिंक्ट वॉल्केनो इन द वर्ल्ड, विश्व का सबसे ऊंचा शांत ज्वालामुखी, विश्व का सबसे ऊंचा शांत ज्वालामुखी, एकांक गुआ, एकांक गुआ, ये साउथ अमेरिका में है। अब कुछ क्वेश्चन है जिनको ध्यान से सुन लो। पूछेगा कि विश्व का एकमात्र कौन सा ऐसा महाद्वीप है जहां सिर्फ एक ही सक्रिय ज्वालामुखी है, ऐसा कौन सा एकमात्र महाद्वीप जहां सिर्फ एक ही सक्रिय ज्वालामुखी है। सिंगल एक्टिव वॉल्केनो इन विच कॉन्टिनेंट, भारत महाद्वीप है, भारत तो एशिया महाद्वीप में है ना, एशिया में भंडार है ज्वालामुखियों का। अंटार्कटिका लिखा था ना, इरेक्स या एयरबस, तो दुनिया का ऐसा एकमात्र महाद्वीप जहां सिर्फ एक ही सक्रिय ज्वालामुखी है वह है अंटार्कटिका। इसको लिखना भी दिमाग में रखो। दूसरा प्रश्न पूछेगा कि विश्व का ऐसा कौन सा महाद्वीप, ऐसा कौन सा कॉन्टिनेंट है जहां एक भी सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है, तो इसका जवाब होगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा महाद्वीप है जहां कोई भी एक्टिव वॉल्केनो नहीं है। अब एक क्वेश्चन लिखिएगा, वैली ऑफ 1000 फुमरोल्स, 1000 धुआंरों की घाटी, वैली ऑफ 1000 फुमरोल्स, 1000 धुआंरों की घाटी, 1000 धुआंरों की घाटी, 1000 धुआंरों की घाटी। आगे लिखिएगा, कटमई, कटमई ब्रैकेट में अलास्का, अलास्का, कटमई ब्रैकेट में अलास्का। एक पूछता है कि पिनाटोबो ज्वालामुखी कहाँ स्थित है, फिलीपींस में। लिख लो पिनाटोबो, पिनाटोबो ज्वालामुखी, पिनाटोबो वोल्केनो सिचुएटेड इन फिलीपींस, पिनाटोबो ज्वालामुखी फिलीपींस में स्थित। फिलीपींस,
लिखवा दिया था कि इतना ज्वालामुखी किस द्वीप पर है, उसे लिखवाए थे सिसिली द्वीप पर। किसके है? सिसिली आइलैंड पर। और स्ट्रोम्बोली लिपारी द्वीप पर। और पूछेगा भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ, लाइट पोल ऑफ मेडिटेरियन सी। स्ट्रोम्बोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। और एक प्रश्न पूछा था भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहते हैं? जिब्राल्टर जल संधि को, या भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार भी किसे कहते हैं? जिब्राल्टर जल संधि को। भारत का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? गेटवे ऑफ इंडिया को। और भारत का द्वार किसे कहते हैं? इंडिया गेट को। और भारत का सबसे बड़ा द्वार किसे कहते हैं? बुलंद दरवाजा। सबसे बड़ा दरवाजा डोर कौन है? कहाँ है? फतेहपुर। किसने बनवाया था? अकबर ने। कब बनवाया था? 1572 में। ठीक है, जब उसने गुजरात को जीता था तो गुजरात की जीत के उपलक्ष्य में उसने बनवाया था बुलंद दरवाजा। कहाँ पे? पहले उसका नाम था सीकरी। जब उसने गुजरात को जीता तो उर्दू में जीत को कहते हैं फतह कर लिया, तो उसका नाम रख दिया फतेहपुर सीकरी। और वहीं बनवा दिया बुलंद दरवाजा। 58 मीटर ऊंचा है वो। 1 मीटर में कितने इंच होते हैं? 1 मीटर में कितना फुट होता है? 3.33। ठीक है ना? और 1 इंच में कितना सेंटीमीटर होता है? बहुत मार खाओगे बेटा। मैं 1 इंच पूछ रहा हूँ। 1 फीट में कितने इंच होते हैं? आवाज नहीं। 1 फीट में कितने इंच होते हैं? आवाज नहीं। 12 इंच होते हैं 1 फीट में। और 1 फीट में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1 फीट में कितने सेंटीमीटर होते हैं? अरे यार, जब से स्कूल जाना शुरू किया स्केल का यूज किया। एक छोटी फीट आती है, बड़ी स्केल आती है। छोटी 15 सेंटीमीटर की होती है, ठीक है, जो 6 इंच की होती है और 15 सेंटीमीटर। बड़ी 12 इंच की होती है और 30 सेंटीमीटर। तो अगर 12 इंच में 30 सेंटीमीटर तो 1 इंच में कितना सेंटीमीटर? अब वो मैथ पढ़ाएंगे। अगर 12 इंच में 30 सेंटीमीटर है तो 1 इंच में कितना सेंटीमीटर होगा? तो 2 हमने आवाज 5 लिखेगा। कहाँ से 2 नहीं होगा। कहाँ से 5 और 2 लिख दिए तुमने? अच्छा, उसको भी काटे। हाँ, सीधे 12 से 30 संभाल नहीं दे पाए। 12 दूनी 24 और 6 बचा, 12 बच्चे 60। यही दिक्कत है बेटा, मैथ में स्कोरिंग कम होने के लिए कैलकुलेशन बहुत फास्ट होना चाहिए। आपके एसएससी के एग्जाम में आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा, कैलकुलेशन आप करिए। ये सारी चीजें क्यों लगाई गई थी? आप इसको रट लीजिए कि वहां 14 गुणे 14 में करना पड़े एग्जाम में। 14 का क्यूब याद, मतलब याद रहेगा तो सीधा अगर आया ना सीधा उसको स्क्वायर कर दो, क्यूब कर दो सीधा। अगर याद है तो सब लिख के रख दो। अब तुम 729 का वर्गमूल निकालोगे तो 3 दिन लग जाएगा। फिर कुछ चीजें इनको जिनको हम रट सकते हैं उसको रट लो। और मैथ के लिए, मैथ के बच्चों को कैलकुलेशन बहुत फास्ट होना चाहिए, बहुत तेज होना चाहिए। अब हम कहें लिखो 13 + 18 + 19 + 30, 3 दिन लगेगा जोड़ने में। एक बार फिर से 9 3 फिर से बोलिए सर। कैलकुलेशन तेज रखो। चलिए, क्या लिखा है? 1000 धुआरों की घाटी, वैली ऑफ 1000 फुमरोल्स। धुआरे क्या होते हैं जानते हैं? धुआरे ऐसा छिद्र या दरार जहां से हमेशा धूल गैस वाष्प निकलते रहते हैं। ठीक है, तो एक जगह है अलास्का में कटमई, जहां पे ऐसे 1000 जगह हैं, छिद्र हैं, जहां से धुएं बराबर निकलते रहते हैं। तो उस क्षेत्र को कहा जाता है वैली ऑफ 1000 फुमरोल्स, 1000 धुआरों की घाटी। तो कहां पे है? कटमई। और वो कहां है? अलास्का पे।
क्लियर हो गया। और भारत में कुल कितने सक्रिय ज्वालामुखी? सिर्फ एक, बैरन। एकमात्र सुषुप्त ज्वालामुखी नारकोंडम, वो भी कहाँ है? अंडमान। चलिए बस करिए। अब यहाँ से रेटिंग डालेगा एटमॉस्फेयर, वायुमंडल। एटमॉस्फेयर, वायुमंडल। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी कहाँ है? हैदराबाद। ठीक है, किससे संबंधित है? रामानुजम। स्टैचू ऑफ नॉलेज कहाँ है? स्टैचू ऑफ नॉलेज राइट, स्टैचू ऑफ नॉलेज कहाँ है? किससे संबंधित है? जैसे अगर पूछे स्टैचू ऑफ यूनिटी का संबंध किससे? सरदार वल्लभ भाई। तो स्टैचू ऑफ नॉलेज का संबंध किससे? बाबा साहब अम्बेडकर से। वेरी गुड। है कहाँ? लातूर। लातूर कहाँ? महाराष्ट्र। कहाँ पे है? तो 4 से 5 क्वेश्चन दिमाग में रखो। स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ है? स्टैचू ऑफ पीस कहाँ है? पाली, राजस्थान में। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी कहाँ है? हैदराबाद। स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ है? स्टैचू ऑफ नॉलेज कहाँ है? लातूर, महाराष्ट्र में। और इसका संबंध डॉक्टर भीमराव। और अभी हाल में ही जयंती मनाई गई है, किस तारीख को? अम्बेडकर जयंती को मनाई गई? 14 अप्रैल को। इसी दिन और कौन सी जयंती मनाई गई? महावीर जयंती। पुण्यतिथि थी चंद्रशेखर जी। और कितने दिन प्रधानमंत्री थे चंद्रशेखर जी? 7 महीना समथिंग। 6 महीना लोग बोलते हैं, 7 महीना समथिंग थे। सबसे कम दिन का कार्यकाल किस प्रधानमंत्री का है? ऑप्शन में वाजपेयी जी नहीं है। कौन? चौधरी चरण सिंह। हाँ, लेकिन लोकसभा में कभी उपस्थित नहीं हुए थे। लेकिन सबसे कम कार्यकाल अगर वाजपेयी जी ऑप्शन में नहीं है तो कौन थे? चौधरी चरण सिंह। ठीक है, लेकिन अगर वाजपेयी जी ऑप्शन में है तो वाजपेयी सिर्फ 13 थे। वाजपेयी जी की सरकार सिर्फ 13 दिन की थी, पहली सरकार। चलिए आगे लिखिएगा। वायुमंडल। तो सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछेगा कि व्हाट इज एटमॉस्फेयर? वायुमंडल किसे कहता है? वायुमंडल किसे कहा जाता है? मिक्सचर ऑफ गैसेस। एक प्रश्न आया था कि वायुमंडल गैसों का मिश्रण है या यौगिक है? मिश्रण। तो मिक्सचर ऑफ गैसेस इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। या हम ये भी कह सकते हैं वी आर सराउंडेड बाय एयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। मतलब पृथ्वी के चारों तरफ विशाल आवरण को, आवरण मतलब घेरा, तो पृथ्वी के चारों तरफ वायु के विशाल आवरण या घेरे को क्या कहते हैं? वायुमंडल कहा जाता है। ठीक, तो पूछेगा वायुमंडल गैसों का मिश्रण है या यौगिक है? तो गैसों का मिश्रण। तीसरा प्रश्न पूछेगा पृथ्वी पर वायुमंडल क्यों पाया जाता है? जैसे चंद्रमा पर वायुमंडल है? नहीं। अब पृथ्वी पर है तो क्यों ऐसा है कि वहां नहीं है, यहाँ है? तो उसका एक ही जवाब है, ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण। पृथ्वी के पास इतनी ग्रेविटी है कि वो गैसों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रोक रखा है। और चंद्रमा पर 1/6 है ग्रेविटी। मतलब पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण 1/6 है जो वहां गैसों को रोक। तो अगर पूछेगा कि पृथ्वी पर वायुमंडल का कारण क्या है तो कहेंगे ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण। ठीक, बहुत ज्यादा ग्रेविटी क्या चीज? 28 गुना ज्यादा है। ये ऊंचाई भी होनी चाहिए। एक हाइट के बाद कैसे कहाँ जाएंगे? और वहां पर सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम। क्या है? सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम। इतनी गर्मी हीट होके वो खत्म। और हाइड्रोजन जो है जब हीट होता है तो टूटता है किसमें?
वो टूटता क्या है, वो जुड़ता है। हाँ, हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होता है। 1H1 प्लस 1H1 प्लस 1H1 प्लस 1H1 इक्वल टू 2He4 बनता है। हीलियम और एनर्जी क्रिएट होती है। तो हाइड्रोजन आपस में, हाइड्रोजन जब टूटेगा ना तो उसको विखंडन कहते हैं, जो कि एटॉमिक में होता है। परमाणु बम वगैरह में विखंडन होता है, जबकि सुई के अंदर आपकी संलयन होता है, न्यूक्लियर फिजन होता है। क्लियर? चलिए, तो पहले परिभाषा लिख लीजिएगा कि पृथ्वी के चारों ओर वायु के विशाल आवरण या घेरे को अर्थ इज सराउंडेड बाय एयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। पृथ्वी के चारों ओर वायु के विशाल आवरण या घेरे को वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी के चारों ओर वायु के विशाल आवरण या घेरे को वायुमंडल कहते हैं। चारों ओर वायु के विशाल आवरण को वायुमंडल कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन, एटमॉस्फेयर इज द मिक्सचर ऑफ गैसेस। वायुमंडल गैसों का मिश्रण है। वायुमंडल गैसों का मिश्रण है, मिक्सचर ऑफ गैसेस। वायुमंडल गैसों का मिश्रण है। नेक्स्ट, पृथ्वी पर वायुमंडल ग्रेविटी के कारण, अर्थ पर एटमॉस्फेयर ग्रेविटी के कारण पाया जाता है। पृथ्वी पर वायुमंडल ग्रेविटी गुरुत्वाकर्षण के कारण पाया जाता है। गुरुत्वाकर्षण के कारण पाया जाता है। एटमॉस्फेयर का 99%, वायुमंडल का 99%। केवल दो गैसों से बना है, 2 गैसेस। नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन। नेक्स्ट, एटमॉस्फेयर की ओरिजिन, वायुमंडल का उद्भव। ओरिजिन ऑफ एटमॉस्फेयर, वायुमंडल का उद्भव कैम्ब्रियन एज में हुआ है, कैम्ब्रियन युग में। वायुमंडल का उद्भव कैम्ब्रियन युग में, कैम्ब्रियन एज में हुआ है। नेक्स्ट, अपर पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर इज नोन एज एरोलॉजी। वायुमंडल के ऊपरी परत को एरोलॉजी, एरोलॉजी वायुमंडल के ऊपरी भाग या ऊपरी परत को एरोलॉजी कहा जाता है, तथा निचले भाग को मेट्रोलॉजी। upper layer of atmosphere is called aerology and lower layer of the atmosphere is called meteorology. वायुमंडल के ऊपरी परत को एरोलॉजी तथा निचली परत को मेट्रोलॉजी कहा जाता है, मेट्रोलॉजी कहा जाता है। देखिएगा, वायुमंडल के घटक, हेडिंग डालेगा कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। वायुमंडल के घटक, कंपोनेंट्स ऑफ एटमॉस्फेयर, या वायुमंडल की संरचना भी कह सकते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर या कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। तो देखिए, हमारे वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? 70। दूसरे पे कौन है? 20।
20.95 होता है, अप्रॉक्सिमेट 21 कहते हैं इसको। तीसरे पे है आर्गन 0.93% और चौथे पे है हाइड्रोजन CO2, ये है 0.03%। ठीक है, तो पहले इसको लिख लीजिए फिर आगे बताते हैं। वायुमंडल के प्रमुख घटक, कंपोजिशन ऑफ या कंपोनेंट्स ऑफ एटमॉस्फेयर। नाइट्रोजन के सामने 78%, ओके। अच्छा, अगर पूछेगा तो बताइए वायुमंडल की ऊंचाई कितनी तक है? वायुमंडल कितनी ऊंचाई तक पाया जाता है? 10,000, कितना? 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक वायुमंडल है। लेकिन लिखना नहीं, बस सुनते रहो इसको। लेकिन अगर पूछेगा वायुमंडल का 99% कितनी किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है? पूरे वायुमंडल की ऊंचाई कितनी है? लगभग 10,000 किलोमीटर तक है, लेकिन वायुमंडल का 99% केवल 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। कितना? पूरे वायुमंडल का 99% कितनी ऊंचाई तक? 32। और एक क्वेश्चन था कि वायुमंडल का 99% किन दो गैसों से मिलकर बना है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। देखो कितना हो गया? 78 + 21 99%। तो पूरे वायुमंडल का 99% कौन सी दो गैसें बनाती है? नाइट्रोजन और। अगर पूछेगा तो सबसे ज्यादा वायुमंडल में नाइट्रोजन पाई जाती है, तो इसका यूज क्या है? आग को बुझाने, मतलब आग को जलने से रोकती है ये नाइट्रोजन। जैसे एक सिलेंडर देखा होगा लगा होगा ना, उसमें CO2 भी भरी जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, नाइट्रोजन भी होती है। दूसरा, नाइट्रोजन नाइट्रिफिकेशन करता है। नाइट्रोजनीकरण के द्वारा ये पौधों को प्रोटीन देता है, और खासकर ये दलहनी फसलों में ज्यादा होता है। मतलब ये पौधों के लिए प्रोटीन का कार्य करता है। कौन? नाइट्रोजन। और तीसरा, हवाई जहाज के पहियों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो हीलियम भी भरी जाती है और नाइट्रोजन भी भरी जाती है। आप जो ये चिप्स कुरकुरे खाते हैं ना, इसमें भी नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। ये आया है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है कि चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन। तो सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन, इसका यूज क्लियर हो गया। क्या क्या यूज है? हवाई जहाज के पहियों में, पौधों के लिए प्रोटीन का काम, नाइट्रिफिकेशन का काम करती है, ठीक है। और आग को जलने से, ऑक्सीजन से सब लोग परिचित है, प्राणवायु लाइफ लाइन है, अगर ऑक्सीजन हट जाए तो सब काम खत्म। दूसरा, बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में आग को जलाया ही नहीं जा सकता। आ समझ में? तीसरा, आर्गन की बात करें कि ये नॉन एक्टिव गैस है, अक्रिय गैस, जिसका यूज हम ट्यूबलाइट, एलईडी या बल्ब में करते हैं, ठीक है। और CO2, इसे ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। ये पृथ्वी के लिए एक कंबल का काम करती है, टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम। और खासकर एक समस्या इस समय उभर कर आ रही है, ग्लोबल वार्मिंग। तो पूछेगा इनमें से किस गैस को हरित गृह गैस कहा जाता है? ग्रीन हाउस गैस कहते हैं, तो CO2 को। आज में तो इनसे जुड़े 4, 5, 6 क्वेश्चन है, एक एक करके पर्टिकुलर लिख लीजिएगा नोट के तौर पर। नीचे नोट लिखिएगा। सोडा होता है, हाँ। फ्रिज में बेटा होती है क्लोरीन, CFC भरी जाती है ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो CFC से ही निकलती है क्लोरीन। सर वो सोडा पे मिला कर पिया जाता है और किसमें मिला के पिया जाता है? तो हम कहाँ कर रहे हैं? ठीक है, इसमें भी होती है, प्रेशर गैस होती है, खासकर कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह होती है, इसमें आते हैं वो सारी, नाइट्रोजन वगैरह कुछ प्रेशराइज करती है। जो भी है देखना पड़ेगा कोल्ड ड्रिंक में कौन सी गैस है। खासकर मुझे लगता है सोडा की वजह से वो प्रेशर बनता है, जैसे इनो नहीं होता है, उसको देखो ना, जब आप रैपर को खोलते हो तो टक से आवाज आती है, पूरा प्रेशर से फेंकता है वो, तो प्रेशराइज करके उसको भरा जाता है। और जब तक आप उसको शेक नहीं करेंगे प्रेशर नहीं बनेगा। जैसे बॉटल को अगर आप शेक कर दिए, हिला दिए, तो देखो उसके अंदर प्रेशर बन जाएगा, मतलब झाग वो, अगर आप खोलोगे ढक्कन तो पूरी वो कोल्ड ड्रिंक बाहर आ जाएगी। अगर आप नहीं हिलाते तो चुपचाप उसको पी सकते हो। चलिए, नाइट्रोजन के सामने नोट में पहला क्वेश्चन लिखिएगा। नाइट्रोजन पौधों के लिए प्रोटीन का कार्य करती है। पौधों के लिए प्रोटीन या नाइट्रिफिकेशन लिख दीजिएगा, नाइट्रिफिकेशन करती है।
नाइट्रोजनीकरण जिसको कहा जाता है, नाइट्रोजन पौधों के लिए प्रोटीन का कार्य करती है। दूसरा, इसका यूज हवाई जहाज के पहियों में होता है, एरोप्लेन टायर में, एरोप्लेन टायर्स हवाई जहाज के पहियों में होता है। क्या चीज हल्की भी होती है, खास जैसे कभी जब वो उतरती है, लैंड करती है, तो ट्रैक से वो फ्रैक्शन करती है, घर्षण करती है। तो बाई द वे अगर कभी आग लग जाए तो जो टायर ब्लास्ट होगा तो नाइट्रोजन तेजी से मिलेगी तो आग को बुझा सकती है। तो खासकर नॉन एक्टिव गैस डालते हैं, उसमें हीलियम और नाइट्रोजन का यूज ज्यादा करते हैं। और एक लिखिएगा चिप्स के रैपर में, ये भी पूछा गया प्रश्न है, चिप्स के रैपर में ओके। तो लिखिएगा ऑक्सीजन की खोज प्रिस्टले ने किया था। ऑक्सीजन गैस डिस्कवर्ड बाय प्रिस्टले, प्रिस्टले। ऑक्सीजन की खोज प्रिस्टले ने किया था। सर, जो हॉस्पिटल में सिलेंडर होता है एक्सीडेंट केस में, और कौन सा गैस? शायद नाइट्रोजन का ही यूज करते हैं, ये जो ऑक्सीजन सिलेंडर होते हैं ना बड़े बड़े, उसमें। और एक लिखिएगा आर्गन को ग्रीन हाउस गैस, सॉरी आर्गन को नॉन एक्टिव लिखिएगा, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली नॉन एक्टिव गैस, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली नॉन एक्टिव गैस आर्गन। क्या लिखा? वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली नॉन एक्टिव गैस आर्गन। उसके बाद देखिएगा CO2 को, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन हाउस गैस, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। और यह वायुमंडल में मैक्सिमम 90 किलोमीटर तक, इसकी हाइट देखिएगा, मैक्सिमम हाइट ऑफ CO2 इसमें सिलेंडर जो है प्योर ऑक्सीजन ही करते हैं, उसको कंप्रेस करके भरते हैं। जैसे हम जो वायुमंडल में ऑक्सीजन सांस लेते हैं तो उसमें हम नाइट्रोजन भी लेते हैं, ऑक्सीजन भी लेते हैं, आर्गन भी लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड भी लेते हैं, आर्गन में। लेकिन जो ये सिलेंडर होता है ना, उसमें प्योर ऑक्सीजन ही भरी होती है और कंप्रेस्ड करके भरी जाती है, प्रेशराइज करके। एमसीक्यू में ये शुद्ध ऑक्सीजन, तो आप सब इसके शुद्ध ऑक्सीजन नहीं क्या करें मेनली देखा जाए बेटा तो शुद्ध ऑक्सीजन होती है, इसको कंप्रेस करके भरते हैं। जैसे मैंने कहा ना कि जब हम लोग श्वसन क्रिया करते हैं तो वायुमंडल में तो ऑक्सीजन है, तो क्या ऐसा थोड़ी कि हमारे नाक में मशीन लगी कि वो सबको बाहर करके सिर्फ ऑक्सीजन को इंटर देगी? तो हम सब ले जाते हैं, लेकिन यूज किसका करते हैं? 17% यूज होती है, बाकी 4% निकल जाती है, ठीक है। लेकिन जब हम सिलेंडर का यूज करते हैं तो इसमें कंप्रेस्ड ऑक्सीजन, प्योर ऑक्सीजन होती है। बाकी मिक्सचर करते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन शुद्ध प्योर उसको वही मानते हैं। चलो बाकी जो भी क्वेश्चन होगा उसको आगे हम बता देंगे। अब ये चैप्टर तो शुरू हुआ है सर, तो ये खोज हो गई। अच्छा, एक क्वेश्चन जैसे मैंने पूछा कि कार्बन डाइऑक्साइड की ऊंचाई अधिकतम कितनी होती है वायुमंडल में? तो 90 किलोमीटर, मतलब 90 किलोमीटर की ऊंचाई के बाद CO2 समाप्त होने लगती है। और ऑक्सीजन की ऊंचाई कितनी है? 120 किलोमीटर। अगर कभी पूछेगा कि ऑक्सीजन कितनी ऊंचाई के बाद जाने के बाद समाप्त हो जाती है, तो 120 किलोमीटर की ऊंचाई के बाद नगण्य हो जाती है, एकदम समाप्त। हाँ बेटा वो 16 से 20-25 के इर्द गिर्द में होता है, 16 किलोमीटर 15 से ऊपर होता है। और अब 16 से एग्जैक्ट देखा जाए तो देखो क्षोमंडल जो है आपका वो 18 किलोमीटर तक बताया जाता है, लेकिन कुछ लोगों को मानना 13 किलोमीटर तक है। तो ये माने चलिए 20 के ऊपर ही होते हैं। जैसे अभी आगे आप पढ़ोगे तो क्षोमंडल 8 से 18 है, कितना? 8 से 18। और स्ट्रेटोस्फियर जो समताप मंडल वो 19 से 50 है,
मेसोस्फीयर जो है 50 से 80 है, और आयनोस्फीयर जो है वो 80 से 640 है, और एक्सोस्फीयर 640 से इनफाइनाइट है। आसान में तो एरोप्लेन जो है वो समताप मंडल में ही उड़ते हैं, ये सबको पता है, स्ट्रेटोस्फीयर उड़ा जाता है, तो ये इनकी ऊंचाई लगभग वो 20 के ऊपर ही होती है। लेकिन हेलीकॉप्टर हो गए चाहे फाइटर हो गए वो क्षोभ मंडल में उड़ते हैं, वो ट्रोपोस्फीयर में उड़ते हैं, स्ट्रेटो में नहीं उड़ते। थैंक यू क्लास।